नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे पर जिस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। जी हां, आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मैनपुरी के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। सभी की नजर उस पर टिकी हुई है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में बीजेपी एक तरफा बढ़त लेकर 145 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 25 और आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इधर निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट्स के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। गुजरात में आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुई थी। बड़ी सीटों में जामनगर से बीजेपी की रिवाबा ने दोबारा बढ़त बना ली है। वहीं अहमदाबाद से सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार आगे चल रहे हैं। सेकेंड राउंड के बाद वीरमगाम से बीजेपी के हार्दिक पटेल ने भी बढ़त बना ली है। वे पहले राउंड में पीछे चल रहे थे। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट इशुदान गढ़वी भी लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी की लीड को देखते हुए पार्टी समर्थकों ने जश्न शुरू कर दिया है। बताते चले कि यहां पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बात हो रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की बढ़त आगे दिख रही है। गुजरात में हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस को 31 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं 3 सीटों में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी खाता नहीं खोल पाई है। प्रदेश में 37 साल पुरानी परंपरा कायम रहेगी या नया इतिहास बनेगा, या आज दोपहर तक साफ हो जाएगा। आज देखना होगा कि नई परंपरा आगे आएगी या फिर जो पुरानी परंपरा अभी तक चली आ रही है वो आगे जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए अनुराग तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज रुझानों में क्या कुछ साफ हो पाएगा? क्या पुरानी परंपरा आगे जाएगी या फिर नई रीति आगे जाएगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो, और जिस तरीके से आज के गिनती की शुरुआत हुई तो कुछ जो तस्वीर थी वो रुझानों में ही साफ हो गई थी। जैसे कि आप अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की बात एग्जिट पोल जब आया वहीं पे एक क्लियरिटी मिल गई थी कि गुजरात में जो क्लीन स्वीप होने वाला है उसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें किसी का दो मत नहीं है। सभी इस पे स्पष्ट थे कि वहां पे बीजेपी को पछाड़ने वाला है, बीजेपी को थोड़ा सा कंपटीशन देने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो भी पेच फंसा हुआ है, चाहे आप अभी की बात करें या एग्जिट पोल में बात करें, जो पेच फंसा हुआ था वो हिमाचल का पेच था। और अभी भी अगर आप देखें तो 33 और 31 का मामला चल रहा है। कभी बीजेपी आगे जा रही है, कभी कांग्रेस आगे जा रही है। स्पष्ट अभी तक कोई बहुमत नहीं लेके आया है, लेकिन अब जो नजरें टिक गई हैं हिमाचल में, वो सारी नजरें आप देखें कि निर्दलीय जो 3 से 4 निर्दलीय वहां पे आगे चल रहे हैं, उनके ऊपर पूरा फोकस चला गया है, पूरा नजरें चली गई है। और मुझे लगता है कि वो जो 3 से 4 निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो आगे चल रहे हैं, वही आने वाले समय में 2-3 घंटों में एक किंग मेकर का काम करेंगे। और जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि पिछले 4 से 5 साल या 6 सालों में किस तरीके से अलग अलग पार्टियां उन निर्दलियों को अपने साथ लेकर सरकार बनाती है, उसका एक पूरा परंपरा चलता आ रहा है। तो देखना होगा कि दोनों पार्टियों में से कौन उन निर्दलियों को अपने साथ ले पाता है और सरकार बना पाता है। बाकी गुजरात में सारी चीजें क्लियर हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। हाँ, जो भी आप बदलाव देखेंगे, जो भी कुछ चौंकाने वाली चीजें होंगी वो हिमाचल में देखने को मिलेंगी। हाँ, गुजरात में हमें जो देखने को मिला है वो आम आदमी पार्टी का एक उदय दिखा है
10 से ज्यादा प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिला है गुजरात में, जो कि एक आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं, बीजेपी माने या कांग्रेस माने, उनके लिए एक खतरे की घंटी है। जी अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में अभी रुझान किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अभी लीड कर रही है। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कोई संशय है ही नहीं। गुजरात में अगर जो दूसरी जो पार्टी है, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी की बात करें, दोनों लोग अभी 50 सीटों से नीचे हैं। दोनों की अगर सीट को मिला भी दिया जाए तो अभी 50 से नीचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो 150 से ऊपर पे लीड कर रही है रुझानों के हिसाब से। लेकिन जो शुरुआत के 2 घंटों में जो रुझान आते हैं, लगभग नतीजे भी उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस रुझान में बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। 4 से 5 प्लस, 4 से 5 माइनस, यही चीजें आपको देखने को मिलेगा 2 घंटे बाद भी। तो बहुत संशय वाली बात नहीं है। गुजरात में क्लिस्टर क्लियर इमेज दिख रही है हम लोगों को। गुजरात में विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी नजर आएगी? देखिए, अभी की स्थिति की अगर बात करें या एग्जिट पोल की बात करें या जो ग्राउंड पे मेरी बात हुई है लोगों से, उसके हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि वो विपक्ष की भूमिका में हो। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के मत प्रतिशत की भी बात करें तो वो 30% के आसपास मत प्रतिशत है कांग्रेस का, और आम आदमी पार्टी 10% के आसपास है। तो विपक्ष की भूमिका में अभी आम आदमी पार्टी के आने की कोई उम्मीद नहीं है, इस चुनाव में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगले चुनाव के लिए पिच आम आदमी पार्टी ने इस बार तैयार कर ली है, और मजबूत पिच तैयार की है, जिस पिच पर अगले 5 साल तक आम आदमी पार्टी खेलेगी। और हो सकता है कि अगली बार जो चुनाव हो उसमें कुछ बड़ा बदलाव, बड़ा करिश्मा करते हुए हम लोग देख सकते हैं आम आदमी पार्टी। अनुराग जी, आप हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं अधिक चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि गुजरात में इस समय जश्न का माहौल है, क्योंकि बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है, बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 148 पर बढ़त बीजेपी की नजर आ रही है गुजरात में। वही कांग्रेस 20 पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 10% बढ़त बनाए हुए है। हिमाचल की बात करें तो बीजेपी 32 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 33 पर। तो आपको बताते चले कि इस समय गुजरात में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं उसके बाद कांग्रेस बढ़त बनाए है, और सबसे अंत में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए। हालांकि जब रुझानों में देखा गया था, जब चुनाव के प्रचार जारी थे, जब चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, उस समय देखा गया था कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे जनता के सामने। लेकिन अब शायद वो दावे जनता खुद पहचान चुकी है कि कौन उनके दावों को, उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पे। आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि गुजरात में इस समय बीजेपी आगे चल रही है, क्या आप इस तरीके की जो बढ़त आगे बनाए हुए हैं, क्या ये बढ़त जीत में तब्दील हो पाएगी? आपने जिस प्रकार से अभी कहा कि गुजरात के अंदर जो है हमारे पक्ष में जनादेश जो है अभी आ रहा है, और ये हमें उम्मीद है कि यही जनादेश आगे भी जो है रहेगा। और जहां तक गुजरात की बात है, देखिए 27 साल से हम गुजरात के विकास का काम किए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात मॉडल जो है मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। देश और विदेशों में जो है गुजरात मॉडल को जाने जाते हैं। और आप 27 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर एक ही चीज दिखाई देगा, सिर्फ दंगा, हिंसा
और वहां के लोगों के साथ अत्याचार सिर्फ किया गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है, तब से लेके अब तक सिर्फ विकास का ही बात किया गया। आप देखिए, कोई भी कहीं पे भी कोई दंगा नहीं हुआ। आपको याद होगा गोदराकांड जब हुआ था, उस टाइम भी बिना आरोप लगा दिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दंगा करवाया। जबकि जब कोर्ट का फैसला आया तो आप देखे होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी या आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी निर्दोष साबित हुए। तो ये तमाम जो है विपक्ष के लोग जो थे, ये सिर्फ आरोप के अलावा और कोई काम नहीं किए। विकास का तो नाम ही कहीं पे नहीं थे गुजरात के अंदर। आपको याद होगा कच्छ में, आप देखिए जिस प्रकार से वहां पर भूकंप हुआ, वो दोबारा से कच्छ को बसाया गया। तो ये गुजरात की जनता के लिए और खास करके गुजरात के लिए जो है एक आज का दिन जो है एक अच्छा दिन है, आज खुशी का दिन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आशीर्वाद बनाए रखे हैं पिछले 27 साल से, आज भी जो है ये आशीर्वाद बना रहेगा। प्रियंका जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए है, आप विपक्ष को क्यों घेर रहे हैं? अगर बीजेपी बढ़त बनाए है तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये जीत में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस भी पीछे है, आपके थोड़ा सा ही पीछे है, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर पर लीड कर रही है। प्रियंका जी, आपको मुझे नहीं लगता है कि जो वो हमारे पीछे है। कांग्रेस की अब अस्तित्व जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। कांग्रेस कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा। और आम आदमी पार्टी का जो है, चाहे हिमाचल हो या गुजरात की बात करूं, तो दोनों जगह पे जो है उनका जमानत जब्त हो चुका है एक तरह से, मान लीजिए। और उनकी दुकान जो है ना अब बिल्कुल बंद होने वाला है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल, उत्तराखंड, चाहे ये गोवा, तमाम जगह पे, पंजाब छोड़ के आम आदमी पार्टी कहीं नहीं आई। और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 403 सीट पे सिर्फ 2 सीट जीत पाए। तो गुजरात में क्या है कि वो विपक्ष में बचने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत उनको आ सकता है, लेकिन 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला गया है। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, मान सकते हैं कि आप उनकी बड़ाई जरूर करेंगे, अपनी ही पार्टी की बड़ाई करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का क्या रुझान रह सकता है? क्या वहां भी बीजेपी लीड करेगी आगे? जिस तरीके से अभी बीजेपी आगे ही लीड कर रही है, क्या वो जीत में तब्दील हो पाएगा? प्रियंका जी, बिल्कुल। आप देखिए हिमाचल में जिस प्रकार से हमने 5 साल काम करने का काम किया, और सबसे आपको भी पता, देखिए देवभूमि है उत्तराखंड और हिमाचल, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत लगाव है। और हिमाचल को एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं कि जहां पे देश और विदेश से लोग जो है आए और हिमाचल को देखे कि हिमाचल की दशा और दिशा कैसे बदला है। नहीं किया वो काम हम करके दिखाए। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताऊं तो हिमाचल के अंदर एक ट्रेन जाया करते थे ऊना, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ ही दिनों में वंदे भारत जो है हिमाचल में जो है हमने ले गए। बात मैं करूं, ये तमाम चीज जो है आपको वहां पर विकास का जो है तमाम चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है और हिमाचल में भी सरकार बनाएगी। इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर गुजरात में बीजेपी अभी आगे चल रही है, 148 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 20 पर आगे है, 20 पर सिमट गई है। आम आदमी पार्टी 10 पर ही सिमट गई है और एनसीपी का कोई भी वोट प्रतिशत नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 32 सीटों पर है, कांग्रेस 33 पर लीड बनाए हुए है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में
हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये दावे किए जा रहे थे कि बेरोजगारी, महंगाई पर बात की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार। अनुराग तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं अभी चर्चा में। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी दावे कर रही है कि गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश, जीत बीजेपी की ही होगी। कहां तक सच है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी दावे करती है, मुझे लगता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा बेस होता है उस दावों के पीछे। और जिस तरीके से सरकार को तोड़कर, दूसरी सरकार को तोड़कर और विधायकों को खरीद फरोख्त कर जिस तरीके से सरकार बनाने का एक चलन है जो पिछले 5-7 सालों में बढ़ा है, और मुझे लगता है कि ये कई बार खरीद फरोख्त का भी मामला होता है और कई बार विधायक अपनी इच्छा से भी उसी पार्टी में जाना चाहते हैं जो पार्टी केंद्र में भी हो और जो पार्टी का भविष्य हो, जो पार्टी मजबूत हो, तो वो भी एक चलन है। तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की अभी स्थिति है, तो जो 3 से 4 जो विधायक हैं जो निर्दलीय अभी आगे चल रहे हैं, वो अपना भविष्य मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही देखेंगे। कांग्रेस में उनको इतना ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं देगा, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वो अपना आप माने की समर्थन देंगे। और जिस स्थिति पे अभी चल रहा है हिमाचल प्रदेश, समझने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पर लीड कर रही है। देखिए, अभी अगर आप पिछले 5 मिनट या 7 मिनट का ट्रेंड देखें तो कभी बीजेपी आगे चल रही है, कभी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जो अंतर है वो 1 से 2 सीटों का अंतर है। क्या इसे कड़ी टक्कर नहीं माना जा रहा? अनुराग जी, क्या इसे कड़ी टक्कर नहीं माना जा सकता? क्योंकि कांग्रेस जो हमेशा से ही बीजेपी के सामने सेकंड ऑप्शन रही है, इस समय फर्स्ट पर लीड कर रही है। क्या इसे कड़ी टक्कर नहीं माना जा सकता अनुराग जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने कमजोर तरीके से कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव लड़ा है, उतने ही मजबूत तरीके से हिमाचल में चुनाव लड़ा है। लेकिन ये अभी भी जो भी पार्टी बढ़त बना रही है अगर हिमाचल में, वो बहुमत तक पहुंचना उसको मुश्किल होता जा रहा है। 33-34 तक ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा थोड़ा अधिक है। 1 से 2 और सीटों की जरूरत होती है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि 1 से 2 सीटें जो मिलेंगी वो किंग मेकर निर्दलीय उम्मीदवार ही होंगे जो जीत के आएंगे। तो पार्टी कोई भी हो, बढ़त कोई भी बनाए, लेकिन किंग मेकर का काम वही 3 से 4 विधायक करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बखूबी आपने कहा है किंग मेकर की आपने बात कही है। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने भी किंग मेकर की बात कही थी, क्या वो किंग बनेगी या किंग मेकर? आज के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी कहीं भी किंग मेकर या किंग बनने की स्थिति में नहीं है। अगर गुजरात की बात की जाए तो उसकी जो सीट्स हैं वो कोई 6 से 10 या 12 के बीच में घूम रहे हैं, और हिमाचल में अभी तक उसका खाता भी नहीं खुला है। तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं भी किंग मेकर या किंग बनने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगले चुनाव में वो किंग मेकर भी बन सकती है, किंग भी बन सकती है, लेकिन इस चुनाव में वो स्थिति में अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी नहीं है। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी अभी 155 पर लीड कर रही है, क्या ये जीत में तब्दील हो पाएगा? क्या एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा? एक बार आप अगर समय देखें, घड़ी की तरफ देखें तो समय हो रहा है 11, और जो गिनती शुरू हुए अभी तक कम से कम 3 घंटे हो गए हैं। अमूमन माना जाता है कि जो स्थिति साफ हो जाती है वो 3.5 से 4 घंटे में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। उसके बाद जो बदलाव आता है वो 1 से 2% का बदलाव आता है। तो अभी 3 घंटे बीतने के बाद स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में है वो बहुत मजबूत स्थिति है। इसमें जो बदलाव आएगा वो मुझे लग रहा है कि 4 से 5 सीट प्लस या 4 से 5 सीट माइनस का ही बदलाव आने की उम्मीद है। यही लग रहा है कि गुजरात की जनता बीजेपी को स्वीकार कर चुकी है, या फिर गुजरात की जनता यूं कहे कि बीजेपी के दावों पर उम्मीद कर रही है कि बीजेपी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी एक बार फिर से, क्योंकि रुझानों से साफ हो पा रहा है कि अभी भी भाजपा या यूं कहे बीजेपी 155 सीटों पर आगे चल रही है।
कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई है और आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गुजरात में बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में बीजेपी 30 पर सिमट गई है। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 34 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा आपने तमाम मुद्दों को जनता के बीच साझा किया। तो हमारे साथ अभी भी सुरेंद्र जी बीजेपी नेता बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी फिर से कम पायदान पर आ गई है, दूसरे पायदान पर। जी देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि पायदान पे आ गए हैं, ये अभी शुरुआती रुझान है। आप देखिएगा जब 2-3 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो हिमाचल के अंदर भी जो है ना सीट जो है हमें मिलेगा और हम सरकार भी वहाँ बनाएंगे। अभी 2-1 सीट ऊपर नीचा हो रहा है, लेकिन आप इनको अभी जो है आप पक्का मत समझिए, क्योंकि इसलिए कि अभी भी रुझान है। जब ये जीत में जब बदलेगा तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने जा रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी सीट जो है लगभग 40 के आसपास हमको मिलेगा। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिमाचल में जो है सीट आना शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआती है 1-2 घंटा का, इसमें जो है ऊपर नीचा अभी होगा, लेकिन सीट की जो बढ़ोतरी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो रुझान आ रहे हैं, भाजपा गुजरात में 155 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 18 और आम आदमी पार्टी 7 पर सिमट गई है। क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने जो इतने जोरों शोरों से प्रचार किया था, उन्हें भी कुछ सीटें मिल जानी चाहिए थी? देखिए प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी जो है झूठ की शक्ति है। वहाँ से जो भी लोग निकलते हैं सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, ये तमाम लोग जो है झूठ की शक्ति लगा रखे हैं। आप देखिए, जब से वो सत्ता में आए पिछले 8 साल से आपको एक ही चीज नजर आएगा, सिर्फ झूठ और जनता के साथ धोखा। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है आम आदमी पार्टी। आप दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जब वो सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था हम 500 स्कूल लेके आएंगे, 20 कॉलेज लेके आएंगे, 5000 बस लेके आएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे। ये तमाम योजनाएं उनकी थी, और यमुना को साफ करेंगे। ये तमाम जो योजनाएं थी, आज जहां जो वायदे उसने किया था 2015 में 20 में, आज वहीं पे वो पड़ा हुआ है। देखिए, क्लास को अगर आप बना दिए, सिर्फ रूम को डिजाइन कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल बना दिया। आपने दिल्ली के जनता से कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे। आप हमको बताइए, ये आम आदमी पार्टी के नेता से आप पूछिएगा कि क्या दिल्ली के अंदर आपने 500 स्कूल बोला था? क्या एक भी जमीन आपने खरीदा? क्या कहीं भी कुछ नहीं किए, सिर्फ हवाई में आम आदमी पार्टी जो है रहा। और जहाँ तक कल की अगर एमसीडी की अगर मैं बात करूं, तो एमसीडी में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है जनादेश अच्छा रहा। हाँ, कुछ सीटों के वजह से हम कम रह गए, लेकिन हमारी जो जीत है वो मैं मान सकता हूँ कि दिल्ली की जनता ने हमें फिर से आशीर्वाद देने का काम किया था। यहाँ पे कांग्रेस भी 0 पे सिमट गई। कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं था, जो कि 15 साल की नारे देते थे शीला दीक्षित जी की। लेकिन आज देखिए, कांग्रेस कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा, खास करके दिल्ली के अंदर। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहती है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अगर आपको ये लगता कि बी टीम अगर हमारे होते तो क्या कल वो 134 सीट जीतते क्या दिल्ली के अंदर? तो ये तो आपको देखिए सोचना होगा, और देश की जनता देख भी रही है और सोच भी रही है और समझ भी रही है कि देश का विकास और एक ही पार्टी कर सकती है और एक ही नेता वो कर सकते हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि देखिए, हमारा धर्म ही है विकास।
हम विकास की बात करते हैं। आप 27 साल बाद देखिए ना, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, 27 साल में 27 साल की जो गुजरात की विकास, आज पूरा देश गुजरात मॉडल मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आप देखिए। और देश विदेशों में गुजरात का नाम है, और कांग्रेस का तो कहीं रोल ही नहीं है। अब कहना बी टीम है, सी टीम है, वो उनका अपना मत है, लेकिन जनता जो है उसके साथ खड़ा है, जो जनता के साथ खड़ा है। आप देखिए कोरोना काल में हमारी पार्टी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, अपने जी जान से जनता की सेवा में जुटे रहे, चाहे वो वैक्सीन की बात करूं, चाहे वो भोजन पहुंचाने की बात करूं, ये तमाम चीज जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखिए आयुष्मान योजना से गरीब लोगों का उत्थान हो सकता है, उसका जो है 5 लाखों का हेल्प हो सकता है, लेकिन दिल्ली में देखिए लागू होने नहीं दे रहा है। और जहां जहां लागू हुआ है आयुष्मान योजना, वहां के गरीब लोगों को उनका लाभ मिला। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी ही लेके आ सकता है। सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ आप कहते हैं विकास किए हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा विकास किया गया है बीजेपी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता बीजेपी या यूं कहे कि गुजरात के सीएम का नाम भी नहीं जानती। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जानती है वहां की जनता। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है मोदी जी का नाम जो है नहीं जानते हैं, मोदी जी का नाम जानते हैं और मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते हैं। ये तो आप देखिए, आप पता नहीं किससे आप ये सवाल आप पूछे हैं। अगर ऐसा होता तो आज आप देख रहे हैं 150 प्लस सीट जो गुजरात के अंदर आ रहा है, ये बिना नाम जाने तो नहीं आता ना प्रियंका जी। ये तो आप भी सोचिए कि 150 जो आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं जानते हैं, कोई और 150 सीट आ रहा है हमारे पक्ष में। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग से जो है ये हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेगी। और 2024 में भी दोबारा से हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, और अभी तो यहाँ पे हम सरकार बना ही रहे। एक तरफ जहां पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हीं की बनेगी, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के रुझानों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 34 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 30 सीटों पर सेकंड नंबर पर बनी हुई है, दूसरे पायदान पर बीजेपी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिख रहा है। सुरेंद्र जी आपसे जी प्रियंका जी, और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि जयराम ठाकुर जीत चुके हैं। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर 14,921 मतों से 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं जयराम ठाकुर। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बीजेपी, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के जयराम ठाकुर 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीत चुके हैं, 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं जयराम ठाकुर। सुरेंद्र जी, जयराम ठाकुर जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए हमारे जयराम ठाकुर जी जीत गए, उनको बधाई। और जहां तक देखिए जो आज जीत हुई है, ये विकास की जीत हुई है। जयराम ठाकुर जी जीते हैं विकास के नाम पे, और पिछले 5 साल से हिमाचल के अंदर हमने जो विकास किया, जयराम ठाकुर जी ने जो विकास किया है, डबल इंजन की सरकार जो विकास किया है, आज उसी का नतीजा है कि आपको धीरे धीरे करके जो जैसे जैसे ये परिणाम आता जाएगा, नतीजा आता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आपको जीतते हुए नजर आएंगे।
आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे रुझान जैसे ही सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते चले जाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी दूसरे पायदान पर है। प्रियंका जी, अभी आप रुझान में देख रहे हैं कि जो दूसरे स्थान पे है, लेकिन अभी आप देखिए हमारा सीएम जो है वो जीत चुके हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे ये परिणाम आएगा वो धीरे धीरे करके जो है वो जो 1-2 सीट ऊपर नीचे हो रहा है वो हमें वो भी हमको मिल जाएगा। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सीएम जीत गया तो पार्टी जीत गई, अन्य प्रत्याशियों का क्या फिर? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सीएम जीता तो पूरी जितने भी हमारे प्रत्याशी वहां पे हैं सभी लोगों ने वहां पे विकास किया है और डबल इंजन की सरकार जो 5 साल में वहां पे विकास किया है आज उसका नतीजा है। और हमारे सारे कैंडिडेट जीतेंगे क्योंकि हम विकास की बात करते हैं। आप देखिए ना, हम 370 हटाए और हम वहां पे क्या कहते हैं पाकिस्तान पे हमला किए, तो उस पे भी जो है वो लोग सवाल उठाते थे कि आप हमको सबूत दो, हमको आप ये दो, हमको आप वो दो। तो विकास का काम हम करें और वोट उनको मिलेगा, तो जनता तो ये देख रहा है ना कि विकास कौन कर रहा है, वोट किसको करना है हमको। सुरेंद्र जी, एक तरफ आप विकास के दावों की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी तो यही कहती है कि वो भी विकास कर रही है, आम आदमी पार्टी भी यही कहती है कि वो भी विकास कर रही है, जनता आखिर किसको चुने? धरातल पर आप क्या लेकर आए? है आप देखिए, कांग्रेस अगर विकास करती तो आपको नहीं लगता है कि उनकी जो है पूरी मंडली जो है सिर्फ 2 प्रदेश में उनका सरकार है और आगे भी जो है उनकी जो है ये सारी चीजें जो है उनका खत्म होने वाला है। और अभी देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं राहुल गांधी। जिस प्रदेश में चुनाव है वहां पर तो कहाँ वो विकास, कहाँ वो किसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि जनता जो है इस बार कोई गलती करेगा। जनता जो है विकास के साथ आगे जाएगा और विकास के नाम पे। सुरेंद्र जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के रुझान तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बीजेपी अभी तक जहां 30 पर चल रही थी 29 पर आ गई है और कांग्रेस 34 पर चल रही थी 35 पे आ गई है। देखिए ये तो ऊपर नीचे, अभी आप 2 मिनट पहले आप बताए कि आप आगे थे, फिर कांग्रेस पीछे थी, अब कांग्रेस आगे हो गए, हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ही आगे चल रही है। सुरेंद्र जी, मैंने शुरू से यही बोला है कि कांग्रेस ही आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे पायदान पर रही है, माना जाता है, लेकिन बीजेपी 30 से 29 पर आ गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी पूरा नतीजा नहीं आया है, जब नतीजा आएगा तब हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है रिजल्ट आएगा। चलिए, आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, अब देखना होगा कि रुझान आखिर क्या कहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 29 पर आ गई है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 35 सीटों पर जीत बनाए हुए है, लीड कर रही है कांग्रेस। वहीं गुजरात के परिणामों की बात कर ली जाए तो बीजेपी 151 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 21 सीटों पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई है। तो आपको बताते चले कि हिमाचल में सीएम है, सराज सीट पर 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं जयराम ठाकुर। तो इस समय हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है। चुनाव परिणाम आते जा रहे हैं, सुबह 8 बजे से चुनाव परिणाम आ रहे हैं और दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है, कहां पर किसकी सरकार बनेगी,
पुरानी परंपरा आगे आएगी या फिर नई रीति आगे बनाई जाएगी। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी। राज्य में 1985 के बाद कोई पार्टी अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाई। तब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। इस बार सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या पहाड़ पर सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी इस रिवाज को बदलने में कामयाब रहेगी। तो अब देखना होगा कि पहाड़ पर आखिर किसकी सरकार बनने वाली है या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी इस रिवाज को बदलने में कामयाब रहेगी। हालांकि और इस खबर पर कांग्रेस नेता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं दीपचंद्र कौर। कांग्रेस नेता दीपचंद्र राठौर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र जी, गुजरात में तो कांग्रेस 21 सीटों पर ही बनी हुई है अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। गुजरात के चुनाव कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे। हमें गुजरात में अच्छे परिणाम की इच्छा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे। देखिए, गुजरात में धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का हमने प्रयास करा, लेकिन केजरीवाल और मोदी सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस पार्टी नहीं उभर पाई। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के जनादेश के इस स्वीकार को हम सम्मान करते। देखिए, फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी हिमाचल में अपना दमखम दिखा रही है, तो वहाँ निश्चित तौर से अभी राज बदलने वाला है। और जिस तरह से जो एंटी कम्बेसी थी, जिस तरह से हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रचार करा, जिस तरह से उन्होंने वहां पर मेहनत करी और जिस तरह से वो चुनाव में इन्वॉल्व रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने मुद्दे उठाए थे हिमाचल में, चाहे ओल्ड पेंशन का हो, चाहे विकास का हो, चाहे बदलाव का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महिलाओं का हो, इसकी हमें कहीं ना कहीं हिमाचल में। चंद्र जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को अभी हिमाचल में छोड़ दीजिए, गुजरात के क्या रुझान हैं? गुजरात में कांग्रेस 21 सीटों पर ही क्यों? विकास के दावे तो आपने बहुत किए, क्या जनता के मन में जगह नहीं बना पाए? आदरणीय प्रियंका जी, देखिए, हमने सोचा था कि गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कमी रही उस पर हम मंथन करेंगे और बेहतर चुनाव तो लड़े, लेकिन अब जनता का मन नहीं जीत पाए। देखिए, हमने जातिवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से हटकर चुनाव लड़ा और जनता के जनमानस के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा भावनात्मक मुद्दे हावी रहे। तो गुजरात में ये चीज मैं मानता हूँ कि जो भावनात्मक मुद्दे थे, इस बार देखिए, जब देश के होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि एक समुदाय से 2002 का हमने बदला ले लिया, तो गुजरात का चुनाव ना तो विकास पे हुआ ना मुद्दे पे हुआ। तो आप देख लीजिए चुनाव किस बेस पे हुआ है। दीपचंद्र जी, एक बात आपसे साझा करना चाहूंगी। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और तब राहुल गांधी ने, आपके ही नेता राहुल गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस के आसपास कोई दिखाई भी नहीं देगा गुजरात में, लेकिन अभी कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये बयां कर रही है कि कांग्रेस का अस्तित्व यहीं तक सिमट जाएगा। आदरणीय प्रियंका जी, देखिए, आज सभी लोगों के शब्दों के बाण कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जनता जनार्दन, जनता का फैसला हमें स्वीकार है, लेकिन गुजरात में जो हमने पॉजिटिव इलेक्शन लड़ा हो या जनमानस के मुद्दे पर लड़ा, देखिए, चुनाव में जब कोई भी पार्टी रणभूमि में लड़ने को उतरती है तो हम टक्कर में नहीं है या हम हार जाएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि हार ना जाए, जब तक हार नहीं मानी चाहिए, जब तक जीत ना जाए, जब तक जीत के लिए अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। और देखिए, चुनाव का जो मुद्दा था, हमने जनमानस के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था प्रियंका जी, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं जो भावनात्मक मुद्दे थे वो गुजरात में हैवी रहे। इस वजह से ये कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा रही है। देखिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि
भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। गुजरात के चुनाव से हम निराशा जरूर है पर हताश नहीं, हम लौटेंगे बदलाव के साथ, एक नई राजनीति के साथ। ये आप देखना परिवार को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम तिवारी अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। शुभम जी, हमारे सहयोगी शुभम जी अधिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि पहाड़ में इस बार आखिर किसकी सरकार बनने वाली है? जो शुरुआती रुझान अभी आए हैं हिमाचल के, उसमें दोनों के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है, लेकिन अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अभी कहीं पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, ईवीएम खुलने की शुरुआत हुई है। तो जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी वैसे वैसे रुझान आने शुरू होंगे तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन कुछ सीटों पे क्या कहते हैं रुझान जीत हो गई, जैसे सीएम जयराम ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं। आप देखेंगी तो पहली बार की पूरे हिमाचल की राजनीति को जब आप समझेंगी तो आपको ये पुराना चुनाव आप देखेंगी 2017 का चुनाव, तो उसमें सारे तो प्रत्याशी जीत चुके थे, लेकिन उसके सीएम पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव हार गए थे। लेकिन ये एक उनके लिए इसीलिए बीजेपी वालों ने अपने लिए एडवांटेज मान रहे हैं या मान रहे हैं उपलब्धि कि हमारे सीएम फेस चुनाव जीत चुके हैं और इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच जो वोट परसेंटेज का देखेंगी तो 2 से 2.5% का दोनों के बीच अंतर था। तो इसलिए बहुत लोगों का ये मानना था कि हो सकता है वो सीटों में कन्वर्ट ज्यादा न हो पाए। कुछ का मानना था कि 40 से ऊपर सीटें जाएगी, कुछ का मानना था कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हो। लेकिन शुरुआती रुझानों में यही देखने को मिल रहे हैं कि 2-3 सीटों का अंतर है, तो कांटे का मुकाबला हिमाचल के बीच है। और अभी 2-3 घंटे के बाद जैसे जैसे अभी तो 2 राउंड 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 25 राउंड तक काउंटिंग होती है, उसके बाद से स्थितियां कुछ स्पष्ट हो पाएंगी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बिल्कुल शुभम जी, आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि पहाड़ में सरकार बदलने का रिवाज 1985 के समय में था और अभी एक बार फिर से यहाँ पर सरकार रिपीट होने जा रही है, ऐसा बीजेपी के नेता की तरफ से दावा किया गया है। कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है आपको? पूरे चुनाव में आप देखेंगी तो प्रधानमंत्री और सीएम, और सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है। इसकी वजह से नड्डा का भी एक तरह से राजनीतिक रसूख उसमें है इन चुनाव के नतीजों में। और आप देखेंगी तो पिछले 2 साल ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जो 2 राजनीतिक धुरंधर माने जाते थे हिमाचल की तरफ, वो चाहे वीरभद्र सिंह हो चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, वो दोनों इस चुनाव में नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो जो मुकाबला है, बीजेपी के बागियों ने उसको ज्यादा परेशान किया है। चाहे वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शांता कुमार को बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, उसको मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए थे और उनको कहा गया कि आप बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, बीजेपी के लिए प्रचार कीजिए, जबकि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार और हिमाचल की राजनीति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तो इन नतीजों से चाहे जो सरकार बदली या सरकार के जो सीएम पद बदले गए, तो इस वजह से स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हुई और एक जो चेहरा है उनके पास वो उतना मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि वो इतना प्रासंगिक नहीं बन पाया कि जिससे कि वोट को वो कुछ खींच पाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक तो सहानुभूति के कुछ वोट मिले, वीरभद्र सिंह की सहानुभूति रही, दूसरे में उसने पुरानी पेंशन स्कीम को लेके उसने घोषणा की कि यदि हम आते हैं तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। उससे ये फायदा हुआ कि हिमाचल में सबसे ज्यादा आप देखेंगी तो सरकारी सेवाओं में, चाहे वो सेना में चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में लोग हैं, तो इसलिए कुछ रुझान उस तरफ बढ़ा, इसलिए वो मुकाबला कांटे का हुआ। चाहे कांग्रेस भी वहां सधी हुई नजर आई, चाहे वो प्रियंका गांधी का प्रचार कैंपेन हो, चाहे राजीव शुक्ला का वो पूरा चुनावी मैनेजमेंट हो, तो इन सब या जो वहां के लोकल लीडरशिप जो थी वो एक अच्छे तरह से सामंजस्य बना के प्रचार की और तब जाके स्थितियां ऐसी बनी कि बराबरी का मुकाबला हो पाया। बिल्कुल शुभम जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, गुजरात के अगर चुनावों की बात कर ली जाए, गुजरात में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए गए, सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसमें आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर खुद बीजेपी हो, हर तरीके के वादे और दावे किए गए।
क्या आपको लगता है कि गुजरात में इस बार सरकार पलट पाएगी या फिर से बीजेपी अपनी हुकूमत बनाए रखेगी? अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत में आएगी, क्योंकि आप देखेंगी तो पिछले बार जो नतीजे आए हैं, चाहे जो एग्जिट पोल आए हैं, उनमें स्पष्ट बहुमत बीजेपी को दिखाया गया है। और जहां तक आप बीजेपी की बात कर रही हैं, ये जा रहा था इससे पहले चुनाव में आप चले जाए 17 के चुनाव में, तो वो बहुत कांटे का मुकाबला था, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। कांग्रेस के सारे नेता पिछले चुनाव में एकदम मतलब मजबूती से लगे हुए थे, वो इस चुनाव में दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस का ये मानना था कि हमारे सारे नेता जो हैं वो जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और वो हमको वोट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। आप देखेंगी तो कांग्रेस का पुराने 90-95 से दशक में कांग्रेस 2-3 गुजरात में से दक्षिण गुजरात देखेंगे वहां कांग्रेस मजबूत थी। आप सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका देख लीजिए कि जब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ गुजरात में 2002 के दंगों के बाद, उस समय भी कांग्रेस ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आज जो नतीजे आ रहे हैं वो ये दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो उन नतीजों में वो उस सीटों को भी गंवाती नजर आ रही है, चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो चाहे कच्छ का इलाका हो। वहां भी जो नतीजे आए हैं या जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें दिख रहा है कि बीजेपी उसमें भी जीत रही है, मतलब कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को भी गंवा रही है। नए सीटों पे जीतने की तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी 27 साल से वहां शासन में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है वो, और गुजरात एक प्रतीकात्मक रूप से बीजेपी की यदि वहां हार होती है तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि जिस विकास के मॉडल को 2014 में मोदी जी गुजरात से निकाल के दिल्ली में आए, वो गुजरात में ही फेल होता नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो रुझानों में दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, रुझानों में साफ नजर आ रहा है कि गुजरात में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, फिर कांग्रेस आ रही है और फिर आम आदमी पार्टी। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस लीड बनाए हुए है, उसके बाद में बीजेपी आ रही है। शुभम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पीछे क्यों रह गई? हिमाचल के चुनाव में आप देखेंगी तो हिमाचल में एक तो बागियों ने पूरी तरीके से बीजेपी को परेशान किया। वो उसके अपने बागी, चाहे वो विधायक रहे हो या वो क्या कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, या मतलब जितने भी वहां की लोकल लीडरशिप है वो कई खेमों में बंटती नजर आई। चाहे वो अनुराग ठाकुर का एक खेमा हो, एक शांता कुमार का खेमा हो, वहां एक जयराम ठाकुर का खेमा हो, फिर इस तरीके से कई खेमों में नजर आई। आप देखेंगे कि एक निर्दलीय विधायक को ने दावा किया था कि हमको पीएम ने फोन करके कहा था कि आप चुनाव न लड़ो। इस तरीके से इतने बड़े बड़े दावे हिमाचल में हुए। लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ी बात यह रही कि उसका वो जो सीएम का चेहरा था वो उस तरीके से प्रभावी तौर पे काम नहीं कर पाया, लागू नहीं कर पाया, ये भी रहा एक। और दूसरी बड़ी बात है कि हिमाचल में सत्ता बदलने का रिवाज जो कह रहे हैं वो तो उत्तराखंड में भी टूटा, वो यूपी में भी लगभग टूटा। देखेंगे तो 1952 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, तो यहाँ कई जगह रिवाज टूटे हैं। ऐसा नहीं है, गुजरात में आप देखेंगे तो जो ये सरकार नहीं बनती है ये तो पुराने रिवाज को भी तोड़ देगी। वो चाहे बंगाल में ज्योति बसु का हो, चाहे त्रिपुरा में मानिक सरकार का हो, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ के वो सरकार बना रही है। तो ये 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्या उसके नेता प्रभावी तौर पे उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतार पाए? क्या सीएम उन योजनाओं को या पीएम की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी क्या वो जनता तक नहीं दे पाए? ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसने बागियों को वो साध नहीं पाए, और जो बीजेपी में खेमेबंदी हुई उसका बीजेपी को घाटा हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस एकजुट नजर आई, उसके नेता एकजुट नजर आए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो उसके कांग्रेस की लोकल लीडरशिप हो, वो मजबूत नजर आई और वो प्रतिभा सिंह के साथ खड़ी थी, इसलिए उसका लाभ मिला। और आप देखेंगी तो जो 2 साल पहले उपचुनाव हुए, मंडी उपचुनाव, वहीं से आप देखेंगे तो कांग्रेस की मजबूती नजर आई। जो सीट पे कांग्रेस ने 1 साल पहले बीजेपी ने 4 लाख वोटों से जीता, वो पार्टी 2 चुनावों में 1.5 लाख वोटों से हार गई। तो फिर कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा, हिमाचल में सत्ता भी बदलेगी। इसके बाद से बीजेपी तो तेज हुई लेकिन उसका प्रभाव उन नतीजों में नहीं नजर आया।
शुभम जी, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि आपने बागी विधायकों नेताओं की बात कही कि कांग्रेस में लगातार बगावत बनी हुई है, चाहे वो दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे वो आपके अशोक गहलोत के राजस्थान की बात कर ली जाए। इस तरीके से कांग्रेस में लगातार बगावत के सुर देखे गए, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को बढ़त बनाने में सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे हिमाचल में, तो हिमाचल में 2-3 खेमे थे जिनको इस चुनाव में वो कुशल नेतृत्व कहा जाता है कि राजीव शुक्ला जो वहां के प्रभारी थे, इंचार्ज थे, उनको लगाया गया था कि आप इन गुटबंदी जो गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में वो उसको संभालें। वहां देखेंगे आप तो मुकेश अग्निहोत्री हैं जो विपक्ष के नेता हैं, वो माने जाते हैं कि एक अलग गुट के हैं, जबकि वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई प्रतिभा सिंह इसीलिए बनाया गया कि वो सारे उनके छतरी के नीचे या उनके नेतृत्व के नीचे सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो बड़े नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी थी। तो इस वजह से कांग्रेस ने किया, और बागी तो कांग्रेस को अलग अलग हिस्सों में परेशान किए, लेकिन इस चुनाव में हिमाचल में वो बागी उसको उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाए जिस तरीके से बीजेपी को प्रभावित किए, चाहे वो अलग अलग सीटों पे उनका चुनाव लड़ना या फिर मतलब एक तरीके से सीधे तौर पे बीजेपी से बगावत करना। उस तरीके की बगावत कांग्रेस में उतने बड़े लेवल पे दिखाई नहीं दी, इसका भी असर दिखा, जबकि अन्य राज्यों में है। सबसे ज्यादा कांग्रेस खेमे में बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप पिछले चुनाव में उत्तराखंड को देख लीजिए, वहां एक हरीश रावत का गुट था, एक प्रीतम सिंह का हिमाचल प्रदेश के रुझानों से यही साफ हो रहा है शुभम जी कि कांग्रेस की बगावत बीजेपी को प्रभावित कर रही है। नहीं, बीजेपी की बगावत कांग्रेस के लिए फायदेमंद हुई है, इसलिए कि बीजेपी में बगावत हुई और कांग्रेस ने अपने बगावत को रोका और उसने अपने एकजुट होकर प्रचार किया, और कहीं ना कहीं जयराम सरकार या उसके जो लोकल लीडरशिप थी उसमें खेमेबंदी का कांग्रेस ने लाभ उठाया है। इसलिए वो स्थितियां बनी है हिमाचल में जहां कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है रुझानों में। बिल्कुल शुभम जी, यहाँ ये समझना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की हमने बात कर ली कि वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी अभी बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन 29 सीटों पर बनी हुई है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए तो गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में बीजेपी एक तरफा बढ़त लेकर आगे चल रही है, कांग्रेस अभी बता दें आपको कि 20 सीटों पर सिमट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो वो सबसे अंत में नजर आ रही है। ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी ने तो कई दावे किए, विकास के दावे किए, दिल्ली मॉडल को दर्शाया, फिर भी पीछे क्यों? गुजरात चुनाव की आप देखेंगे, गुजरात चुनाव पे बात और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात में बीजेपी 152 सीटों पर आगे बनी हुई है। गुजरात में बीजेपी 152 सीटों पर आगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल नजर आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि बीजेपी आगे चल रही है गुजरात में भी बीजेपी 152 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में बीजेपी 152 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल देखा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि गुजरात में बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी 152 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से हम गुजरात विधानसभा चुनावों के ऊपर आ जाते हैं, जिस पर चर्चा हमारी लगातार शुभम तिवारी हमारे सहयोगी से लगातार जारी है। शुभम जी, आपसे हम समझ रहे थे कि विधानसभा चुनाव जो कि गुजरात में हुए वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी सबसे कम नंबरों पर सिमटकर रह गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी विकास के दावे किए थे, दिल्ली मॉडल को दर्शाया था।
कांग्रेस ने भी विकास के दावे किए थे और अपने पिछले सालों के विकास के दावों की सच्चाई बताई थी। फिर भी बीजेपी आगे क्यों? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है? आप गुजरात चुनाव में देखेंगी तो पहले सवाल यहां से आता है कि बीजेपी 27 साल बाद वो इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी को कैसे मैनेज कर पाई। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप देखेंगी कि पूरे मंत्रालय को बदल दिया गया, विजय रूपाणी को हटा दिया गया। वहां सबसे बड़े पाटीदार नेता नितिन पटेल कहे जाते थे, जो उप मुख्यमंत्री थे 17 के चुनाव के बाद से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको भी हटा देगा। पूरा मंत्रिमंडल को बदल दिया गया। और इस चुनाव में बीजेपी यही कहती थी कि इन जो आने वाले चुनाव होंगे वो हमारे नए प्रत्याशी जाएंगे, जो कि जनता के बीच में वो एंटी इनकम्बेंसी को नहीं आने देंगे। वो कहेंगे हम सत्ता में नहीं थे, हम एक नई सरकार देंगे, हम फिर से विकास के लिए काम करेंगे। एक तो वो सबसे बड़ा मसला रहा। और दूसरी बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस की शिथिलता रही। कांग्रेस ने जितने आक्रामक प्रचार उन्होंने 2017 में किया, क्या वो उस जो वो उनके जो सीटें जीती थे विधायक, क्या उनको वो कंट्रोल कर पाई? 17 विधायक उनके बीजेपी में 5 साल में चले गए। उसके बाद आप देखेंगी तो उसके जो 3 बड़े धुरंधर कहे जाते थे, वो चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे वो अल्पेश ठाकुर हो, चाहे वो पाटीदार के सबसे बड़े नेता जो एक कहे जाते हैं कि गुजरात के पाटीदार सबसे तगड़े और सबसे मजबूत कहे जाते हैं, जो बीजेपी के साथ मतलब ज्यादा टाइम रहे, उन लोगों ने संघर्ष किया, वो इस टाइम में नहीं थे उनके साथ। या ये दोनों नेता तुरंत सरकार बदलने के बाद अल्पेश ठाकुर राज्यसभा को लेके वो बीजेपी में शामिल हो गए। और हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पे ये आरोप लगाते हुए बीजेपी में चले गए कि राहुल गांधी गुजरात को लेके सक्रिय नहीं है और उनको मतलब पद नहीं मिला या जो कुछ भी रहा हो। तो ये दोनों नेता आज बीजेपी में चले गए। एक दलित नेता के तौर पे जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस के पास बच गए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि पाटीदार उसके साथ था नहीं। पिछली बार की तुलना में देखेंगे तो 70% से 90% पाटीदार कांग्रेस के साथ थे। आदिवासी 30 से 35% के करीब कांग्रेस के साथ थे। मुस्लिम लगभग 90% मुस्लिम कांग्रेस के साथ थे। जबकि इस चुनाव में आप देखेंगी तो वो 90% का जो अनुमान है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बट गए। और पाटीदार कुछ कांग्रेस के साथ बचे, बाकी सारे बीजेपी के साथ चले गए। और आदिवासियों में जो पिछली बार था कि छोटू भाई बासवा की जो बीटीपी पार्टी है उसके साथ गुजरात का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ, वो इस चुनाव में वो अलग लड़ रहे हैं चुनाव। तो आदिवासियों के वोट भी 2 हिस्सों में बट गए, बीटीपी के साथ बट गए और कुछ कांग्रेस के साथ चले आए। तो ये स्थितियां बनी। और पूरे चुनाव में यदि आप देखेंगी तो आम आदमी पार्टी जो आक्रामक प्रचार की, जो एक शहरी मिजाज में आई कि हम फ्री देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम इस तरीके का जो वो अपने वो लेके आई। आप देखेंगी तो गुजरात में आपकी एंट्री होती कब से है? आप 1 साल पहले निकाय चुनाव होते हैं, उसमें वो सूरत में ज्यादा से ज्यादा पार्षद या निकाय चुनाव में जीतती है। उसके बाद उसको लगता है कि गुजरात में हमारी जमीन कुछ हो सकती है। फिर वो अरविंद केजरीवाल का रोड शो होता है, उसके बाद से एंट्री होती है, उनकी एंट्री होती है। उसके बाद से बीजेपी धीरे आम आदमी पार्टी आती है और वो अपना चुनावी बिसात बिछाना शुरू करती है। और उसको लगता है कि यदि हम गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और लोगों को ये बताती है कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाइए, हम बीजेपी को हराएंगे। तो ये स्थितियां बनी, इसलिए कुछ बिल्कुल शुभम जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। गुजरात विधानसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी 151 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस 20 सीट पर चल रही है और आम आदमी पार्टी 7 सीट पर रह गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना लगातार जारी है। शुभम जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए, 68 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना लगातार जारी है। क्या लगता है आपको कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है, उसमें कांग्रेस बढ़त बनाकर सरकार बना पाएगी? आप देखेंगी तो कांग्रेस का बढ़त का जहां तक सवाल है, भी 1-2 घंटे बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि कहां
हाँ, मतलब ये चुनाव में क्या होता है, अभी तो स्थितियां 2-3 घंटे के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि 5 या 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, 27-27 राउंड, कहीं कहीं 32-32 राउंड तक काउंटिंग होती है। और हिमाचल को देखेंगे तो छोटा राज्य है, वहां आप देखेंगे तो एक सीटों पे लगभग 2 से 2.5 लाख हैं मतदाता, जबकि आप दूसरी राज्यों में देखते हैं तो 4 से 5 लाख मतदाता हो जाते हैं। शुभम जी, आपको यहां पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है इस बीच बड़ी खबर आप सभी को बता दें, छत्तीसगढ़ में तीसरे राउंड की गिनती लगातार गिनती पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। सावित्री मंडावी को बता दें आपको कि यहां पर बढ़त मिली है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। और फिर से एक बार शुभम जी आपके पास आना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के कांटे की टक्कर की। बीजेपी जहां पर आपको बता दें कि 30 सीटों पर रह गई है, कांग्रेस आगे चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, ये कायम रहेगी या नया इतिहास आज बन जाएगा? अभी तो शुरुआती रुझान में वही कहा कि अभी 2-3 घंटे बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। अभी ये लग रहा है कि दोनों के बीच मुकाबला कांटे का है, और हिमाचल में भी किसी तरफ भी ऊंट बैठ सकता है। अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मतलब सत्ता किस तरफ जा रही है, लेकिन यह है कि जितना बीजेपी को लगता था कि सीधा मुकाबला है, उस तरीके से सीधा मुकाबला दिख नहीं रहा है रुझानों में, क्योंकि दोनों के बीच मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। और छोटा राज्य होने की वजह से वहाँ सीटों की संख्या कम होती है, वहाँ 1000 से नीचे पे भी हार जीत हो जाती है, तो वो 1-2 ईवीएम जैसे जैसे खुलेंगे उस तरीके से स्थितियां स्पष्ट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, हमने हिमाचल प्रदेश की बात कर ली, गुजरात की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में बीजेपी 0-0 पर सिमट कर रह गई है। सपा की साइकिल दौड़ पड़ी है। आप मैनपुरी चुनाव की बात करें, मैनपुरी में सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह जो समाजवादी कुनबे के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और संस्थापक भी रहे हैं, वो उनका एक तरह से घर है मैनपुरी, जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं। आप देखेंगी तो 72 से वो चुनाव की शुरुआत करते हैं, 72 में वो पहला चुनाव लड़ते हैं जसवंत नगर से। उसके बाद उनकी राजनीति धीरे धीरे उसी मैनपुरी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और चाहे भले किसी राज्य में किसी दूसरे जगह चुनाव लड़ने गए हो, लेकिन फिर बाद में वो चुनाव मैनपुरी से ही लड़ते हैं। चाहे आप देखेंगी तो 2004 में उपचुनाव में वो धर्मेंद्र यादव को लड़ाते हैं, लेकिन फिर से वो 2009 के चुनाव में आ जाते हैं मैनपुरी। फिर वो जब 14 के चुनाव में वो आजमगढ़ से जीत जाते हैं चुनाव, तो फिर वो लेकिन अपने तेज प्रताप पोते को लड़ाते हैं, लेकिन 19 में फिर वो चले जाते हैं मैनपुरी। तो इस लिहाज से आप देखेंगी तो यूपी की राजनीति और खास करके मैनपुरी का चुनाव मुलायम सिंह के लिए हमेशा से अहम रहा है, और वो मैनपुरी उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो उनके मतलब क्या देहांत होने के बाद ये पहला चुनाव है, तो कहीं ना कहीं सपा के साथ सहानुभूति जुड़ी है लोगों की। और उस राज्य में जहाँ की मुलायम सिंह का एक गढ़ टाइप का गढ़ या घर मान सकती हैं कि घर है, और उन्होंने लंबा चुनाव लड़ा है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, और सपा उसी का लाभ ले रही है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बात आती है तो उसमें 3 सीटें आपको विधानसभा में आएंगी। पहली सीटें वो करहल की है जिसपे अखिलेश यादव विधायक हैं, और दूसरी सीट जसवंत नगर की आती है जिसमें शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। और इन दोनों सीटों पे देखेंगी तो सपा कुनबे से यदि सबसे ज्यादा मतों से कोई जीता था तो वो शिवपाल यादव थे, जिन्होंने 90,000 से ऊपर मतों से जीता था। तो इन दोनों सीटों पे यदि सपा बेहतर प्रदर्शन करती है, इसके अलावा किसुनी में भी यादवों की बहुल्यता बहुत ज्यादा है, इन दोनों सीटों पे, इन तीनों सीटों पे वो उसका प्रभाव अच्छा है, और मैनपुरी तो उसका गढ़ है। तो इसलिए इसी के लिहाज से वो जीत रही है, और वो बढ़त बनाए हुए आप शुरू से देखेंगे तो जब से ईवीएम खुला है तभी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं, और रघुराज साक्य को माना जा रहा था कि वो उस तरीके से टक्कर नहीं दे पाएंगे। शिवपाल के भले करीबी हैं, लेकिन शिवपाल यादव के अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ होने के बाद बिल्कुल मैनपुरी में डिंपल यादव 86,000 वोट से आगे चल रही हैं। डिंपल अकेले जसवंत नगर में 60,000 वोट से आगे चल रही है। जसवंत नगर में डिंपल यादव
आगे चल रही है, वहीं पर मैनपुरी में भी डिंपल यादव आगे चल रही है और रघुराज सिंह शाक्य के पीछे हो गए हैं। शुभम जी, सपा की साइकिल दौड़ चली है, आगे चल रही है, वहीं पर अगर बात कर ली जाए बीजेपी की और कांग्रेस की तो यूपी में कहीं दूर दूर तक नहीं है। आपसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन बड़ी खबर इस बीच मैनपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोट से आगे चल रही हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोट से आगे चल रही हैं। डिंपल यादव ने 90,000 वोट की लीड बनाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव 90,000 वोट से मैनपुरी में आगे चल रही है। भोगाव में बीजेपी पिछड़ गई है, सपा आगे चल रही है। मैनपुरी में आपको बताते चले कि रघुराज सिंह शाक्य को पीछे छोड़कर डिंपल यादव आगे बढ़ गई है। डिंपल यादव 90,000 से ज्यादा वोटों से आगे बढ़ गई है। शुभम जी, हम चर्चा कर रहे थे यूपी चुनाव की, जहां पर सपा की डिंपल यादव 90,000 वोटों से आगे चल रही हैं। क्या इस बार साइकिल फिर से मैनपुरी में दोबारा चलेगी? रुझानों में तो यही स्पष्ट हो रहा है कि सपा बहुत बड़े अंतर से जीत की तरफ जा रही है, क्योंकि 90,000 के करीब वो अभी से बढ़त बनाई हुई है। तो इसके बाद की जो स्थितियां बनेंगी वो शायद सपा के लिए अच्छी हों, ये ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जसवंत नगर जो शिवपाल यादव का गढ़ है, उन्होंने जिस दिन वोट किया था उस दिन कहा था कि डिंपल यादव करीबन 4 लाख वोटों से जीतेंगी। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को या हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको परेशान किया गया, इसके बाद भी उन्होंने वोट किया और डिंपल की जीत सुनिश्चित है। तो सपा के सारे जो कुनबे थे, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आदित्य यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, सारे लोगों ने माना कि हमारा चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है और हम चुनाव को जीत रहे हैं। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन रघुराज शाक्य को जब उतारा गया तो इसलिए उतारा गया कि हो सकता है कि वो शिवपाल यादव के करीबी हैं और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते अनबन में चल रहे थे। तो हो सकता है कि वो अपने क्या कहते हैं, अपने पुराने साथी को, जो कि रघुराज शाक्य को आप देखेंगी तो 2017 में जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में झगड़ा होता है तो शिवपाल यादव के साथ शिवपाल यादव और रघुराज शाक्य दोनों लोग सपा से इस्तीफा देकर बाहर निकलते हैं। फिर वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगी तो ये एक श्रद्धांजलि के तौर पे भी चुनाव था। पूरे चुनाव में आप देखेंगी तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे कहा था कि ये चुनाव नेताजी के श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और एक एक वोट देके आप नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित अपनी कर सकते हैं। तो एक तरह से सहानुभूति भी बटोरने की ये कोशिश थी और उसका भरपूर लाभ इन रुझानों में या आने वाले परिणामों में दिखाई दे रहा है और हो सकता है सपा को आने वाले समय में जीत मिल भी जाए। बिल्कुल, जैसा कि सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी में जब चुनाव प्रचार के लिए खड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जो भी नेताजी की साख उनकी बहू बचाना चाहती है तो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के रूप में आप एक एक वोट आप सपा को दें और आप नेताजी को श्रद्धांजलि दें। हालांकि ये सहानुभूति के नाम पर भी वोट माना जा रहा है कि सपा जो कि अभी आगे चल रही है, डिंपल यादव मैनपुरी से 90 सीटों से आगे चल रही है। मैनपुरी में सपा की डिंपल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं और मैनपुरी की जो प्रत्याशी हैं डिंपल यादव जो कि 90,000 वोटों से आगे चल रही हैं, उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्हें पछाड़ दिया है। हालांकि रघुराज सिंह शाक्य ने भी जब मतदान होने वाले थे उसके पहले जब उन्होंने पर्चा भरा था उस दौरान कहा था कि नेताजी को मैं भी श्रद्धांजलि देता हूं और नेताजी को नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं और उम्मीद है कि रघुराज सिंह शाक्य ने यह कहा था कि उम्मीद है कि आगे जनता बीजेपी को जिताएगी और बीजेपी के विकास,
जो बीजेपी आगे करती आ रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो विकास किए हैं उस पर रघुराज सिंह शाक्य ने कहा था कि हम भी वो विकास मैनपुरी में करेंगे। हालांकि शायद जनता के मन में वो जगह नहीं बना पाए हैं रघुराज सिंह शाक्य, इसीलिए पीछे चल रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं पर अगर बात कर ली जाए बीजेपी की तो बीजेपी 0-0 पर बनी हुई है। कांग्रेस भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। सपा ही हर तरफ दिख रही है, सपा की साइकिल चल गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। खतौली में 6वें राउंड की गिनती पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर, खतौली में 6वें राउंड की गिनती पूरी कर ली गई है। 8,856 वोट से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 8,856 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं। खतौली में 6वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 8,856 वोट से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। यूपी की बात कर ली जाए शुभम जी, तो यूपी में मुजफ्फरनगर से अभी ये जो बड़ी अपडेट आई है जिसमें खतौली में 6वें राउंड की गिनती पूरी कर ली गई है और 8,856 वोटों से मदन भैया जो कि आरएलडी के हैं वो आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि सपा में ये जो सपा की साइकिल चल रही है, डिंपल यादव आगे चल रही है, वहीं पर आरएलडी में 8,856 वोटों से मदन भैया भी आगे चल रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी यहां पर कहीं भी एक जगह भी स्थान बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी की शाख पूरी तरह से मिट जाएगी मैनपुरी से? आप मुजफ्फरनगर के देखेंगे तो मुजफ्फरनगर और बागपत का जो इलाका है वो चौधरी चरण सिंह का माना जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे और आप देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री भी बने। दूसरी बड़ी बात है, उनके जो विरासत संभालने वाले हैं चौधरी अजीत सिंह, उनकी राजनीति पूरा बागपत और मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द घूमती रही। उसके बाद से उनके बेटे जो हैं जयंत चौधरी, उन्होंने जो खतौली की सीट है वो विक्रम सैनी की सदस्यता खारिज होने के बाद वो उस पर चुनाव हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि मदन भैया जो आरएलडी के नेता हैं उन पे कितना आरएलडी को भरोसा है कि पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में आप देखेंगे तो वो उनको गाजियाबाद भेज दिया गया। गाजियाबाद के वो लोनी सीट से चुनाव लड़े थे, जहां की धीरेन्द्र सिंह योगी जी के सबसे करीबी माने जाते थे। उनके सामने उनको लड़ाया गया था, धीरेन्द्र सिंह के सामने मदन भैया को, लेकिन वो चुनाव हार गए। और वो एक बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं, चाहे वो उनपे कई मुकदमे दर्ज हैं और वो एक बाहुबली छवि वाले हैं, तो उस लिहाज से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि खतौली में जाटों का एक, पूरे पश्चिम में देखेंगे तो जाट एक प्रभावी भूमिका में है, वो जीत हार तय करते हैं हर सीटों पे देखेंगी तो इस लिहाज से वो सीट अहम मानी जा रही थी। और सपा आरएलडी का गठबंधन था, तो इसलिए वो सपा के हिस्से, वो आरएलडी के हिस्से में चली गई, क्योंकि उस सीट पे 17 में आरएलडी ने चुनाव लड़ा था। तो आरएलडी का एक प्रत्याशी है। और आप एक और 2-3 चीजें देखेंगी। इसी बीच में वो भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मतलब किसानों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं देने दिया जा रहा। तो एक तरह से वो भी एडवांटेज उसके साथ जुड़ा। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि श्रीकांत त्यागी को भी देखेंगे तो वो भी उस चुनाव में दखल देने और बीजेपी को हराने के लिए पहुंच गए थे। और चाहे वो दलित नेता चंद्रशेखर हो, भीम आर्मी के, तो इन सारे नेताओं ने वहां पूरा दमखम लगा के चुनाव लड़ा, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। और दूसरी तरफ से बीजेपी ने राजकुमार विक्रम सैनी की पत्नी को टिकट दिया। तो इस लिहाज से देखा जाए कि वहां जाट बाहुल्य है और उनका एक दखल भी है। और वो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं मदन भैया। तो इस तरह से देखा जाए तो मुकाबला वहां कांटे का था, लेकिन रुझानों में दिख रहा है कि वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अभी आगे कुछ कहना ठीक नहीं है कि क्या ये रुझान नतीजों में बदल जाएंगे, ये अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन अब ये स्पष्ट धीरे धीरे हो जाएगा कि अब वहां आरएलडी जीतती है या बीजेपी जीतती है। लेकिन मुकाबला आप देखेंगे तो दोनों सीटों पे महागठबंधन, चाहे वो सपा आरएलडी का गठबंधन, दोनों सीटों पे भारी नजर आ रहा है इन रुझानों में। बिल्कुल, बात कर ली हमने यूपी उत्तर प्रदेश की, जहां पर डिंपल यादव 90,000 वोटों से आगे चल रही हैं मैनपुरी में। वहीं जसवंत नगर अकेले
डिंपल यादव जसवंत नगर में 60,000 वोटों से आगे चल रही है। बात कर ली जाए शुभम जी हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस बहुमत पार हो गई है और वहीं गुजरात में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गुजरात में कांग्रेस की शिथिलता ही उसका हार का कारण है। पिछले बार वो आक्रामक चुनाव लड़ी, उसके इतने मतलब सीटें जीतने के बाद भी वो 5 सालों तक एकदम शिथिल पड़ी रही, उसके संगठन शिथिल पड़े रहे, उसके जो तमाम विंग थे वो कहीं आंदोलनरत होते नजर नहीं आए। तो इसका लाभ तो बीजेपी को सीधे तौर पे होगा। और बीजेपी के जबकि देखा जाए तो 27 साल में इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली पिछले चुनाव में। अभी तो अब आप ये सोचिए कि इतने सालों से बीजेपी सत्ता में है, अब जो नए युवा आ रहे हैं उसने तो कांग्रेस के शासन को ही नहीं देखा है, तो फिर वो कैसे एनालिसिस कर लेंगे कि कांग्रेस अच्छी थी या कांग्रेस बुरी थी? क्योंकि उन्होंने तो केवल बीजेपी को देखा है, कुछ ने तो मोदी को भी नहीं देखा है। क्योंकि जो प्रयोग मोदी जी ने किया, चाहे वो आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट परसेंटेज घटने की जहां तक बात हो, तो आप पूरे राजनीति में देखेंगे तो 90 के बाद से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा ही है। एक समय घटा था जब केशुभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई, तो पाटीदारों के 3 या 4% के करीब वोट बीजेपी से अलग होकर केशुभाई पटेल के साथ गए, वो फिर बाद में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रुझान आए हैं या एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो वोट फीसदी थे वो करीबन 2% के करीब कम हुए हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस की आप बात करती हैं तो जो कांग्रेस गुजरात के इतिहास में कभी 40% से नीचे उसके वोट प्रतिशत नहीं आए थे, वो कांग्रेस 25% से नीचे आ गई, तो वो तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चरण है। चाहे वो आम आदमी पार्टी जितने प्रतिशत वोट पाती है, वो तो कांग्रेस के वोट शिफ्ट हुए उसकी तरफ। तो मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। मुकाबला त्रिकोणीय होने से सीधे तौर पे बीजेपी को फायदा हुआ। आप ये देखेंगे कि वोट फीसद भी बीजेपी के कम हुए, लेकिन सीटें आप देखेंगे तो रुझानों में जो 99 थे वो 150 के करीब चले गए। तो इन जो 60 सीटों का अंतर है, वो मुकाबला त्रिकोणीय होने से बीजेपी को सीधे तौर पे फायदा हुआ, उन सीटों पे जीत रही है या जा रही है आगे। बिल्कुल, गुजरात में हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि बीजेपी 154 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 17 सीटों पर है, वहीं पर आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर रह गई है, अन्य ने अभी 3 सीटें बना ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 27 सीटों पर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी की सीटें लगातार कम होती जा रही है, कांग्रेस 38 सीटों पर बनी हुई है। कांग्रेस लगातार शुभम जी हिमाचल प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है। राज्य में 1985 के बाद कोई पार्टी अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, तब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। इस बार सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या पहाड़ पर यह सरकार दोबारा रिपीट करने का रिवाज बनेगा या फिर मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी इस रिवाज को बदलने में कामयाब रहेगी? इस जो हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो आप एक दिन पहले चले जाए जो एमसीडी के चुनाव हो, आप ये देखेंगे कि सारे चुनाव पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो जीत दिलाने की स्थिति में धीरे धीरे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक लोकल लीडरशिप चाहिए जो कि जनता के बीच में रह काम करे। यूपी के चुनाव में आप देखेंगे तो मोदी के साथ योगी जी खड़े थे, जो एक बड़े स्तंभ के तौर पे खड़े थे। उनका एक कानून व्यवस्था था, उनका अपना एक राज्य चलाने का स्ट्रक्चर था, उस पर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन यही चीजें हिमाचल में नहीं रिपीट हुई। हिमाचल में सबसे बड़ी बात यह हुई कि दो जो बड़े धुरंधर राजनीतिक है, तो वो एक तो प्रेम कुमार धूमल जी राजनीतिक तौर पे अस्थिर हो गए, चाहे आप कह लीजिए कि वो पीछे चले गए, और इधर कांग्रेस में क्या कहते हैं वो शिफ्ट हो गए। और वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से ये सारी चीजें बदलने लगी। लेकिन आज जो स्थिति है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं जो सेकंड लीडरशिप है उसके पास, चाहे वो वीरभद्र सिंह के बेटे हों विक्रमादित्य सिंह, उनको देखेंगे तो वो पूरे साल चाहे वो विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन वो क्या कहते हैं पुलिस भर्ती को लेके या निगम पार्षद में जो धांधली हुई उसको लेके कोर्ट तक की लड़ाई लड़ना, तो इन सब चीजों से उसको फायदा हुआ, इसलिए वो रुझानों में दिख रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गुजरात में जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस
बढ़त बनाकर आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे पायदान पर चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दोपहर तक जो नतीजे आएंगे वो क्या कुछ साफ कर पाएंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर से जो अभी जयराम ठाकुर जीत गए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अभी दोबारा से सीएम बन पाएंगे? क्या बीजेपी दोबारा से सत्ता में काबिज हो पाएगी? ये सब दोपहर तक रुझान दिखा पाएंगे। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे सहयोगी शुभम तिवारी का, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हमारे साथ जो कांग्रेस नेता चंद्रदीप राठौर बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम आपने जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कुछ और देर बाद हाजिर होंगे जहां पर अन्य रुझानों की बात करेंगे कि गुजरात चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में किसने बढ़त बनाई और यूपी में रुझान किस ओर इशारा कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।